हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो, इंक्वायरी हो तो आप गेट एट जिल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी जो पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो अपन पहले देख लेते हैं। पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट अपने पास आता है वो आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है वो आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ क्या कहता है कि अगर यदि आपने पाइथन, मैंने कहा था कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर यदि आपने पढ़ा हो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इफ़ अपन यहाँ कुछ सेंटेंस लिखते हैं, देन कहते हैं कुछ होगा, जैसे कि इफ़ सपोज कि वेदर इज़ फाइन देन आई विल गो टू कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से, इफ़ के बाद ये कंडीशन है, अगर यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम ये चीज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक इफ़ स्टेटमेंट हो गया। तो जिस तरह इंग्लिश में इफ़ स्टेटमेंट होता है उस तरह पाइथन में भी होता है। इफ़ एल्स भी होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये करेंगे, अगर ना हुई तो हम वो कोड काय में लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलाओ, नहीं हुई तो ये चलाओ। ठीक है, बात समझ में आई। इफ़ एल्स इफ़ ये क्या होता है कि ये नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स यानी कि 2-3 कंडीशन अगर यदि मुझे टेस्ट करनी है उसके बाद फाइनल कोई कोड चलाना है तो। ठीक है, ये सब अपन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है लूप। ये तीनों हो गए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कौन सा हो गए, कंडीशनल। ठीक है, उसके बाद आता है लूप। लूप भी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। लूप में पहला जो अपने पास है वो फॉर लूप है और दूसरा जो है वाइल लूप है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आते हैं दो और कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ब्रेक और कंटिन्यू। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है लूप के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होंगे, लूप के अंदर यूज़ होंगे। ये सिंपली इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट से पास मीन्स नल स्टेटमेंट रिटर्न किसी भी प्रोग्राम से या फंक्शन से कंट्रोल पास करने के लिए कॉलर प्रोग्राम पे। एसर्ट जो है वो एक डिबगिंग स्टेटमेंट है। तो ये सब अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स अवेलेबल है अपने पास। तो इफ़ स्टेटमेंट को अपन देख लेते हैं। इफ़ का जो है सिंटेक्स है इफ़, उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है। अगर यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इनसाइड इफ़ ब्लॉक के जो स्टेटमेंट होंगे वो चल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो चालू हो जाएगा। अगर यदि इफ़ कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे और अपना प्रोग्राम यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज प्रोग्राम विल कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेटमेंट आउटसाइड इफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं हुई तो ये नहीं चलेंगे और बाकी अपना नॉर्मल प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, नीचे भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि i इक्वल टू 2, आई हमारा एक वेरिएबल है, कल हमने वेरिएबल पढ़ लिए। i में क्या हो गया, 2 असाइंड है। इफ़ i इक्वल टू 2, क्या i की वैल्यू 2 के इक्वल है, अगर हाँ तो प्रिंट कर दे ट्रू, अगर नहीं तो सिर्फ ये अपनी लास्ट वाली लाइन चल जाएगी। उसके बाद अगर ये फॉल्स हुआ कंडीशन तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अपने पास i इक्वल टू क्या है, 2, तो 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा ट्रू। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपना प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो, बाद वाले स्टेटमेंट, तो बाद वाले क्या करेगा, आई एम आउटसाइड इफ ब्लॉक, ये भी प्रिंट हो जाएगा। आई एम आउटसाइड इफ ब्लॉक, ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोड समझ में आया, इफ कंडीशन समझ में आई। इफ़ के बाद अपने पास जो दूसरा स्टेटमेंट आता है इफ एल्स। इफ़ कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट चलाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो पिछले इफ़ में क्या होता था हमारे पास, सिर्फ इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि हमारा प्रोग्राम, ये बाद के इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाते थे। लेकिन अगर यदि इफ़ एल्स लिखा हुआ है तो इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, ये वाला है, और ये चलेंगे। उसके बाद अपना प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो चालू होगा।
मतलब ट्रू तो ये, फॉल्स तो ये चलाओ, और उसके बाद नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं कोड लिखता हूँ कि हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं। तो मेरे पास मैंने मान लो x इक्वल टू लिखा 2। ठीक है, अब मैंने लिखा कि इफ़ x इक्वल टू 2 है, सॉरी, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं। एक x मोड 2, ये जो ऑपरेटर है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर अपने को रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर यदि ये इधर लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट को अगर यदि हम राइट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा अपने को रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इफ़ x मोड 2 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि इवन है। ठीक है, एल्स मैंने क्या लिखा, प्रिंट करो ओड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 मोड 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आया, कंडीशन ट्रू, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, इवन। तो हमारा इवन नंबर है, इसने प्रिंट कर दिया इवन। लेकिन अगर यदि x की कोई और वैल्यू हुई, मान लो कि x की वैल्यू मैंने 13 दे दिया। ठीक है, तो 13 मोड 2 क्या होगा, 13 मोड 2, 13/2 करेंगे, मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, क्या आएगा, आंसर हमारा 6 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया, तो 13 मोड 2 क्या हुआ, 1, 1 इक्वल टू 0, ट्रू है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, ऑड। तो ये प्रोग्राम किसका हो गया, नंबर इवन है या ऑड है चेक करने का। ठीक है, बात समझ में आई। तो ई फेल्स समझ में आया आपको कि ई फेल्स को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद जो अपना स्टेटमेंट आता है इफ़ एल्स है ना। तो पाइथन में अपने क्या होता है कि ये इफ़ की कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इफ़ के। ठीक है, उसके बाद हमने एल्स लिखा, एल्स के बाद भी हमारे पास अंदर इफ़ एल्स हो सकता है। ठीक है, इफ़ उसकी कंडीशन फिर एल्स है ना। ठीक है, फिर इस के अंदर फिर और इफ़ हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नेस्टेड इफ एल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको, ये एल्स और इफ़ को ऐसे लिखने के बजाय पाइथन में हमारे पास एक और सिंटेक्स अवेलेबल है एलिफ का। ये एलिफ क्या कह रहा है कि ये इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चला दो, और बाकी यहाँ से सब कुछ छोड़ दो, ये इतना कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम अपना नॉर्मल चालू हो जाएगा। इफ़ की कंडीशन ट्रू तो ये चलाओ, बाकी सारे छोड़ो, ये वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करो। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, यह कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करो, तो नेक्स्ट पे जाओ। यहाँ कोई कंडीशन है क्या, हाँ है, इस कंडीशन को चेक करो, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो इफ़ लिखे हैं ये एग्जीक्यूट करो, ये फॉल्स है तो आगे बढ़ जाओ, यहाँ चले जाओ, ये ट्रू है तो ये चलाओ, और बाकी बात सीधा उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम चालू। ये ट्रू तो ये चलाओ, ये वाला स्टेटमेंट, और उसके बाद नॉर्मल प्रोग्राम। ये फॉल्स तो इस एल्स पे आओ वापस, और इस एल्स में आओ, यहाँ अगर कोई इफ़ लिखा हुआ, फिर से अगर यदि एलिफ लिखा होता तो वो कंडीशन भी चेक करते, उसके चलाते। ऐसे चेक करते करते आएंगे 1 बाय 1। अगर पहले ही चेक हो गए तो बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली ट्रू निकली तो बाद में चेक करने की जरूरत नहीं, दूसरी ट्रू निकली तो बाद में चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसे जैसे जैसे फॉल्स होती जाएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि इफ़ लिखा हुआ है, ये इफ़ लिखा हुआ है, कंडीशन है, यह कंडीशन C1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलाओ। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ, इस एलिफ पे जाओ, यहाँ कंडीशन C2 होगी वो चेक करो, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 चलाओ। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो एलिफ अगर तीसरा है तो C3 चेक करो, C3 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 चलाओ। अगर यदि C3 भी फॉल्स हुई तो आगे अगर और एलिफ है तो वो चलाओ, मान लो C4 कंडीशन लिखी हुई है तो स्टेटमेंट 4 चलाओ। ठीक है, ये C4 चेक करा, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो लास्ट में अगर यदि एल्स लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट चलाओ। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू तो ये, बाकी कुछ चेक नहीं करना। अगर ये फॉल्स हुई तो यहाँ जाओ, ये चेक करो, ये ट्रू तो ये चलाओ, बाकी कुछ चेक नहीं करना। बात समझ में आ गई किस तरीके से इफ एल्स चलेगा। ठीक है, ये नेस्टेड इफ एल्स आ गया। तो अपन इससे कुछ प्रोग्राम 1-2 टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है,
तो पहला जो अभी मैंने प्रोग्राम बनाया था, चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। तो कल मैंने आपको फंक्शन बताया था, इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन से हम क्या करते हैं यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने इनपुट लूँगा, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। अब ये भी बताया था कि इनपुट जो हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। इनपुट रिटर्न वैल्यू इज स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि इनपुट की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में आ रही है, तो हमें नंबर चेक करना है कि इवन है ऑड है। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और वापस एक्स में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्स जो है हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर ओड है या इवन है, एक्स। तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं एक इफ लिखूँगा और एक्स मोड 2 इक्वल टू 0 है क्या, 0 है तो मैं प्रिंट कर दूँगा, क्या प्रिंट कर दूँगा, इवन है, ठीक है। एल्स मैं प्रिंट कर दूँगा कि ओड है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अपन इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को कि क्या आउटपुट आ रहा है अपना। इनपुट के लिए हमसे पूछ रहा है, तो मैंने लिखा 12, तो ये कह रहा है इवन है, बिल्कुल सही है, 12 हमारा इवन नंबर है। मैंने लिखा 25, तो ये कह रहा ऑड नंबर है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपको ये वर्किंग समझ में आई कि इवन और ऑड कैसे, इफ एल्स कैसे चल रहा है। अब मान लो कि मुझे चेक करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है क्या। मैं लिख लेता हूँ क्या क्या हमें चेक करना है। हमें क्या चेक करना, हमें चेक करना है कि सबसे पहले चेक करो कि नंबर 4 से डिविजिबल है। एक्स हमें रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि एक्स 4 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 4, अगर है तो सीधे डिविजिबल बाय 4 प्रिंट करो, नहीं तो चेक करो एक्स इज डिविजिबल बाय 40। अगर 40 से है तो फिर 40 से डिविजिबल प्रिंट कर दो, या फिर उसके बाद थर्ड में जाके आपको चेक करना है कि एक्स इज डिविजिबल बाय 400 है क्या। नहीं, अगर ये तीनों ही नहीं हो रहे हैं तो लास्ट में प्रिंट कर दो एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 440 एंड 400, ठीक है। तो ये अपने को मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है। तो हम किस तरीके से मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे ये प्रोग्राम अपन देख लेते हैं। तो आपको इफ एल्स की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, नेस्टेड इफ एल्स की, है ना। तो एक्स मैंने रीड करा, उसके बाद मैंने चेक करना है कि एक्स 4 से डिविजिबल है क्या। तो इफ़ एक्स मॉड 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये अगर ट्रू है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। एलिफ मुझे करना मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एलिफ सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स मॉड 40 इक्वल टू 0 है क्या। अगर है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स इज़ डिविजिबल बाय 40, ठीक है। उसके बाद मुझे थर्ड कंडीशन चेक करनी है, एलिफ एक्स मोड 400 इक्वल टू 0 है क्या। अगर ट्रू है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स इज़ डिविजिबल बाय 400, ठीक है। एल्स लास्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं कि एक्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 440 और 400, तीनों से ही डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये अपन चला के देखते हैं। समझ में आया कोड क्या लिखा मैंने। अगर 4 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो 4 से डिविजिबल है, 40 से है, 4 से नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, 40 से है, 40 से है तो प्रिंट कर दो 40 से। अगर नहीं है 40 से भी तो हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्या थर्ड कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी। थर्ड कंडीशन भी नहीं हो रही है तो हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे कि ये तीनों से ही डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इफ एल्स की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने इनपुट में दिया 40, तो ये अब 40 जो है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर यदि मैं 40 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल भी होगा।
और 4 से डिविजिबल होगा तो ये कंडीशन हमेशा यही ट्रू हो जाएगी। तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं इनको कि 400 से डिविजिबल है क्या, तो 400 से लिख देते हैं, फिर 40 और फिर 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब सही चलेगा ये कि पहले 400 चेक कर लिया, क्योंकि अगर यदि 4 से डिविजिबल हुआ कोई नंबर तो वो डेफिनेटली वो 400 से हुआ तो डेफिनेटली 4 से तो हो गई होगा, तो हमें 400 पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन चलाते हैं, अपन लिखते हैं 40, लिख रहा है x इज डिविजिबल बाई 40, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं, मान लो लिखिए मैंने लिख दिया कि 1600, तो ये स्टार्टिंग पहली कंडीशन चेक हो गई हमारी कि 1600 डिविजिबल मॉड 400 इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू तो उसने प्रिंट कर दिया डिविजिबल बाई 400। कोई नंबर जो सीधे 4 से डिविजिबल हो, जैसे मैंने लिख दिया 16, तो x इज डिविजिबल बाई 4। ऐसा कोई नंबर जो तीनों से ही ना हो, तो जैसे मैंने लिख दिया 23, तो x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, 40 एंड 400। ठीक है, समझ में आई वर्किंग किस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अब अपन लूप की तरफ बढ़ते हैं। लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, लूप देखो यहाँ पे दो वर्ड अपने यूज़ हुए हैं। पहला जो है वो इटरेबल है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो है ये आप अपने प्रोग्राम में अपनी वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इसलिए एंगुलर ब्रैकेट में मैंने लिखे हुए हैं कि पाइथन में आपने फॉर लूप पढ़ा हो, तो फॉर लूप क्या करता है कि 1 बाय 1 इटरेशन चलते रहते हैं फॉर लूप के, एक एक एलिमेंट उठाता रहता है, उसके हिसाब चला है। तो पाइथन में जो फॉर लूप है, यहाँ कोई इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल इन द सेंस की या कोई लिस्ट, टपल, सेट, ऐसी चीज़ की उनको इटरेबल कहते हैं अपन। ठीक है, इटरेबल माने जिनके ऊपर अपन इटरेशन कर सकें। इटरेबल मतलब वी कैन परफॉर्म इटरेशन। ठीक है, इटरेबल मतलब जिसके ऊपर हम कोई इटरेशन कर सकें ना, कि 1 बाय 1 उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हो उसके ऊपर चल सकें। ठीक है, तो इटरेबल में कौन कौन आता है पाइथन में, लिस्ट आती है, टपल आती है, सेट आते हैं, ठीक है, डिक्शनरी आती है। तो उन इटरेबल्स में अपन उनको उनका कोई अगर कोई वेरिएबल होगा तो अपन यहाँ प्लेस करेंगे। तो अभी के लिए आपको मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ। पाइथन में फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन, पहले इस रेंज फंक्शन को आप बेसिक समझ लीजिए। अगर इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। रेंज फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट जाते हैं, एक स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, स्टार्ट यानी रेंज फंक्शन क्या करता है, स्टार्ट से एंड तक की सारी वैल्यूज़ में की एक लिस्ट रिटर्न करता है। स्टेप यानी क्या होता है कि हमें कितनी वैल्यूज स्किप करनी है। जैसे कि मैंने लिखा रेंज ऑफ 1, 10 और स्टेप लिखी मैंने 1, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे एक लिस्ट रिटर्न करके देगा 1 से लेकर 10 तक की। 1, 2, स्टेप लिखा 1 यानी कि 1 में 1 ऐड किया तो 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 9 तक की मुझे एक लिस्ट मिलेगी। इन सब में स्टेप यानी कि इन सब में गैपिंग कितनी है, 1, 1 की है। ठीक है, अगर यदि मैंने लिखा होता 1, 10 और 2, 1, 10 और 2, ठीक है, तो ये किस तरीके से चलता, 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज, उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो ये मुझे लिस्ट रिटर्न कर देता 1 में 2 ऐड किया तो 3, उसके बाद 5, 7, 9, ये मुझे इस तरीके से लिस्ट रिटर्न कर दे। तो ये लिस्ट जो है ये इस जगह पे आती। ठीक है, उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हम उठाते और उस एक एक एलिमेंट के लिए हम कोड चलाते। ये जो स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर होंगे वो इसकी हर एक वैल्यू के लिए चलेंगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7 अगर यहाँ पे आया होता, एक ट्रेबल आया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो पहली बार इस वेरिएबल में क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो उसमें क्या आएगा, 3 आएगा। तीसरी बार चलेगा उसमें क्या आएगा, 5 आएगा। चौथी बार चलेगा 7 आएगा और पांचवी बार चलेगा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा इस लिस्ट के लिए, जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार चलेगा। ठीक है, लूप किस तरह चलता समझ में आ गया। सिंटैक्स क्या है, फॉर लिखना है आपको, फॉर, उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने लिखा एक्स इन, ये लिस्ट लिख दी मैंने, या फिर मैंने लिख दिया रेंज, ये इस तरीके से लिख दिया रेंज 1, 10, 2। ठीक है, समझ में आया। अपन और एग्जाम्पल देखेंगे इनके, समझेंगे वर्किंग किस तरीके से हो रही है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर लूप का स्टेटमेंट जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर एक्स इन रेंज 10। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है आप वो ओमिट भी कर सकते हैं,
अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 10, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से स्टार्टिंग करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से हो जाएगी और स्टेप जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी, ठीक है। अगर मैंने 10 लिखा है, एंड वैल्यू जो होगी वो 10 हो जाएगी और स्टार्टिंग 0 से होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चल देगा, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा एक्स, तो एक्स में पहली बार क्या होगा, 0 आया होगा, उसने प्रिंट कर दिया। इसने क्या रिटर्न किया होगा, रेंज 10 ने एक लिस्ट रिटर्न करी होगी जिसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। तो वेरिएबल एक्स में क्या आएगा, सबसे पहले 0, उसने 0 प्रिंट किया, पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसमें 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 आएगा, 2 प्रिंट करेगा, ऐसे 9 तक प्रिंट कर देगा सारी वैल्यूज़, ठीक है। लूप समझ में आया, नॉर्मल बेसिक लूप, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा जो लूप आता है वो आता है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, फॉर लूप में इटरेबल के ऊपर 1 बाय 1 अपन ट्रेसिंग करें। वाइल लूप में कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है, और उन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वापस आएंगे, वापस कंडीशन चेक करेंगे, जब वापस से कंडीशन ट्रू है तो वापस लूप के अंदर जाएंगे। मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम ऊपर चला हुआ आ रहा है, वाइल लूप में चेक करा कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, उसके बाद वापस वहाँ ऊपर गए, वापस कंडीशन चेक करी। लूप का मतलब ही क्या हो रहा है कि रिपीटेशन, रिपीट उसी उन्हीं चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो मैंने कंडीशन चेक करी, वापस आया, वापस चेक करी कंडीशन, कंडीशन वापस ट्रू है तो वापस इन स्टेटमेंट चलाऊंगा और वापस यहाँ के फिर कंडीशन चेक करूँगा। अगर जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये यहीं लूप में चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी मैं इस लूप के बाहर आके नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो वाइल में अब आपको कंडीशन कैसे डिसाइड करना है, वाइल लिखा हुआ है, आप यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे कंडीशन लिखना है जो अंदर कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो रही हो, क्योंकि अगर मॉडिफाई ना होगी तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई लेस देन 10 और आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, मैं लूप के अंदर आया। अब लूप के अंदर अगर आई कहीं भी मॉडिफाई नहीं हो रहा होगा, मतलब आई की वैल्यू कहीं भी अपडेट नहीं हो रही होगी, कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, और 0 रहेगी तो 0 हमेशा क्या रहेगा, यहाँ 0 हमेशा 0 रहेगा, तो 0 लेस देन 10 हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी तो वो लूप वहीं घूमता रहेगा, ये क्या इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपने को नहीं करना है, ऐसे स्टेटमेंट से ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो वाइल लूप आपको समझ में आया किस तरीके से चलेगा। अब जैसे यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, वही 1 से 9 0 से 9 तक वैल्यूज प्रिंट करने का, कि आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियली 0 है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, वही बात है कि आई को आपको मॉडिफाई भी करना है, ठीक है। वाइल लिखा हुआ है, आई लेस देन 10 है, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ मैं आई को। उसके बाद अगर मैं आई को मॉडिफाई नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये 0 आया, 0 प्रिंट करा, वापस गया, फिर 0 चेक करा, फिर 0 या इन्फाइनाइट टाइम 0 0 0 0 0 प्रिंट करता जाएगा, तो इन्फाइनाइट लूप फंस जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई को मॉडिफाई करना है, मुझे कहीं ना कहीं जाके कंडीशन फॉल्स करना है, तभी मैं लूप से बाहर आ पाऊंगा। तो मैं लूप से बाहर आने के लिए मैं कंडीशन फॉल्स करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। मुझे मैंने आई को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई किया तो आई की पहले क्या थी 0 वैल्यू, तो उसने 0 प्रिंट किया, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो आई की वैल्यू उसने क्या कर दी 1 कर दी, ठीक है। आई मान लो यहाँ बना हुआ है मेमोरी में कहीं भी, पहले 0 थी, उसके बाद उसने मॉडिफाई करके कर दिया 1 कर दिया। कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, उसने 1 प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू क्या कर दी 2 कर दी, फिर 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, उसने 2 प्रिंट किया और आई की वैल्यू क्या कर दी 3 कर दी। ऐसे चलता जाएगा, जब आई की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, वो 9 प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू कितनी कर देगा 10 कर देगा, और जैसे 10 करेगा 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स में लूप के बाहर आ जाऊंगा। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मान लो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है लूप के बाहर कि लूप एंड्स, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा लूप एंड्स, ठीक है। ये लूप की वर्किंग समझ में आई वाइल लूप की। तो अपन कुछ बेसिक से प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। वाइल यहाँ एक स्टेटमेंट ऐड करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, वरना इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। ये एक करेक्शन है यहाँ पे। तो अपन इनकी जो है पीपीटी ये प्रोग्राम चला के देखते हैं कि क्या हमने जो वर्किंग समझी है वो सही है। फॉर जैसे कि मैं एक इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से एक्स इनपुट, ठीक है, एक्स इक्वल टू इंट ऑफ, मुझे इंट में कन्वर्ट करना है एक्स को, ठीक है। अब मैंने लिखा कि यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करे वो 0 से लेकर वहाँ तक सारी वैल्यू प्रिंट कर दो। फॉर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ आई हमारे वेरिएबल का नाम है, इन
रेंज फंक्शन मैंने बताया क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, कहाँ तक कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया है उस वैल्यू तक जाओ, और उसके बाद प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आई। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, जो भी हम इनपुट देंगे, मैंने 9 दिया तो 0 से 8 तक वैल्यू प्रिंट करता है, मैंने 10 दिया तो 0 से 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 5 तो 0 से हमारे पास 4 तक की सारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये समझ में आया 0 1 2 3 4 कैसा है। ये अलग, ये प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करता है। तो अपन ने कल एक आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, एंड होता है प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, आप एंड में जो देंगे वो स्टेटमेंट उस चीज़ से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्पेस दिया है तो स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट एंड से होगा। ठीक है, 5 दिया है तो 0, उसके बाद 1 स्पेस, उसके बाद 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया। रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, लूप कैसे चल रहा है, पहले उसने 0 आया आई में, उसने 0 प्रिंट किया, फिर 1 आया आई में, फिर उसने 1 प्रिंट किया। ठीक है, अब अपन एक वो भी देख लेते हैं कि मुझे कहाँ से चालू करना है, मुझे हमेशा 1 से चालू करना है। ठीक है, और x तक जाना है, और स्टेप मेरी जो रहेगी वो रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, 2 रहेगी तो 2 2 की एपिंग से हमारे पास मैंने लिखा 10, तो 1 से चालू हुआ, 1 सबसे पहले आई में 1 आया, और उसके बाद स्टेप मैंने 2 दी थी, तो हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1, उसमें 2 प्लस किया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 3, फिर नेक्स्ट 5 7 9, और 9 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11। अब हमने दिया था यहाँ पे क्या 10, कि हमें 10 से आगे नहीं जाना है, तो जैसे 11 हुआ लूप एंड हो जाएगा कि हम 10 से आगे नहीं जा सकते, हम फॉर लूप से बाहर आ गए। हम बाद में चाहे तो फॉर लूप के बाहर प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट फॉर लूप एंड। ठीक है, फॉर लूप कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैंने लिखा फिर से 10, उसके बाद इसने लिख दिया फॉर लूप कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आई बात। आप फॉर लूप के बाद आप और भी ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 लिखा, और मुझे 10 से लेके 0 तक जाना है, और स्टेप जो है वो -1 है। ठीक है, तो अब यहाँ 10 से लेके 0 से एक पहले ये इसमें इस एल वैल्यू को छोड़ना है। ठीक है, एंड वाले में इसको छोड़ना है, तो 0 से 10 से लेके मैं 1 तक जाऊँगा, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमारा 1 से लेके हम 10 दे रहे थे 9 तक जा पा रहे थे, वैसे यहाँ हम 10 से लेके 1 तक जा पाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, 0 हमारा एक्सक्लूड करना है। तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई, तो ये क्या करेगा 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अपन चलाते हैं। ठीक है, एक्स हमारा, एक्स में चलो कुछ इनपुट दे देते हैं, तो देखिए 10 9, ये लाइन अभी हमारे ज़रूरत की नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या किया इसने, 10 प्रिंट किया, फिर 9 प्रिंट किया, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक गया, 0 इसने नहीं लिया। उसके बाद हम कहाँ जा गए, फॉर लूप कंप्लीटेड। ठीक है, बात समझ में आई है। फॉर लूप की वर्किंग हम निगेटिव रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं, निगेटिव के थ्रू। ठीक है, और भी आप कॉम्बिनेशन ट्राई करिएगा, क्या आउटपुट आता है समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम वाइल लूप समझते हैं। यही प्रोग्राम हम वाइल लूप से बनाते हैं। क्या हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट में चाहिए कि 0 से लेकर 0 to 9 तक की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया आई इक्वल टू 0, हमें 0 से स्टार्टिंग करना है। हमने लिखा वाइल आई लेस देन, हमें कहाँ तक की चाहिए 9 तक चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा 10, आई लेस देन 10 है तब तक आप लूप चलाएं। उसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है, आई पे को प्रिंट करना है। मैं फिर से एंड लिख रहा हूँ, एंड आर्ग्यूमेंट, कि मुझे लाइन को किससे एंड करना है, मैं सिंगल स्पेस से एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लास्ट में वाइल लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लिख रहा हूँ वाइल लूप एंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आई को मॉडिफाई नहीं किया तो इन्फिनिट लूप फंस जाएगा, इसलिए मैं आई को मॉडिफाई कर रहा हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमेशा आई में एक इंक्रीमेंट करो। ठीक है, ये हमारा 0 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद वाइल लूप एंड्स प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हमारा कोड है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट, उसके बाद वाइल लूप एंड्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप 0 से लेकर 20 तक के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट करिए, तो आप कैसे करेंगे, 2 से 20 तक के बीच में
20 को इंक्लूड करना है आपको, 20 भी प्रिंट होना चाहिए। मतलब मुझे आउटपुट में चाहिए, क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है, और 20 तक चाहिए। और ठीक है, हाँ अभी इतना आप आउटपुट करिए, ठीक है। तो आप 20 तक कैसे प्रिंट करेंगे? आई की मुझे इनिशियल वैल्यू कहाँ से, मुझे 2 से स्टार्टिंग करनी है। आई लेस देन कितना होना चाहिए? 20। अब मैं लेस देन 20 लिखता हूँ तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो मुझे 20 से कोई बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने 21 दिया। अब मुझे चेक करना है कि सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? इफ़ आई मोड 2 इक्वल टू 0, क्या यह कंडीशन है? यह कंडीशन है तो प्रिंट करो आई को, वरना मत करो, और आई को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एक तो यह कंडीशन हो सकती है। दूसरा तरीका भी इसको प्रिंट करने का, वो भी मैं बताऊँगा आपको अभी। ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से होगा ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। एक और तरीका क्या है कि मैं आई की वैल्यू अगर मैं 2 से चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि नेक्स्ट इवन नंबर कहाँ आएगा? 2 ऐड करने पे। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर कहाँ आएगा? 2 ऐड करने पे। तो मैं क्या करूँगा? मैं इफ़ कंडीशन ना लगाऊँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ? आई में 2 प्लस करता जाऊँ तो भी सही चलेगा। ये देखिए सेम आउटपुट आया दोनों में, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो वाइल लूप की वर्किंग समझ में आई। लूप के अंदर हम इफ़ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझ में आया। इफ़ मैंने अभी इफ़ यूज़ किया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से और भी प्रोग्राम दीजिए, ट्राई करिएगा। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, इफ़ एल्स लूप के वगैरह, तो आप वो बनाने की कोशिश करिएगा, लॉजिक लगाइएगा किस तरीके से प्रोग्राम बन रहे हैं, ठीक है। लूपिंग समझ में आई आपको? अब अभी लूप में क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम लूप जब चला रहे हैं तो हमारे पास जैसे मान लीजिए फॉर लूप है, फॉर लूप है, वेरिएबल है, और इन ऑपरेटर में कोई इटरेशन या इटरेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस इटरेबल की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा? ये लूप चलेगा। इस इटरेबल के अंदर मान लो 100 वैल्यू है, 100 वैल्यू के लिए लूप चलेगा, 50 है तो 50 के लिए 50 बार लूप चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इटरेबल में मान लो कोई ऐसी वैल्यू है और उस वैल्यू के आते ही मैं लूप को रोकना चाहता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि इटरेबल में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, 100 तक गिनती हो सकती है ना, कुछ वैल्यूज होती है, 1 to 100 के बीच में कुछ भी वैल्यूज सकती है, 50 वैल्यू हो, 100 वैल्यू, कुछ भी हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस इटरेबल के अंदर 100 तक की वैल्यूज़ में से सिर्फ 90 तक की वैल्यूज़ ही प्रिंट हो, 90 से बड़ी वैल्यू प्रिंट ना हो, मतलब 90 नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस लूप के अंदर जैसे ही कोई एक वैल्यू भी 50 से बड़ी आए, 50 से बड़ी आए ना, कि कोई 51 आ गया या ऐसा कोई भी वैल्यू आ गया जो 50 से 100 के बीच में या 50 से ग्रेटर देन 50 है कोई भी वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 50 अगर कोई भी वैल्यू है तो उसी वक्त लूप रुक जाए, उसके बाद लूप चले ही ना, एक भी इटरेशन ना हो। ये मैं चाहता हूँ। ये मैं कैसे कर पाऊँगा? उस लूप के अंदर, इस इंटरवल के अंदर मान लो 1000 वैल्यू, 2000 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी वैल्यू अगर यदि 50 से बड़ी आ गई तो मुझे उसी वक्त लूप को रोकना है। उसके बाद लूप कुछ भी नहीं चलना चाहिए, उसके बाद लूप का एक स्टेटमेंट नहीं चलना चाहिए, एक भी स्टेटमेंट नहीं चलना चाहिए, ठीक है, मुझे उसी वक्त लूप को रोकना है। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं? अगर यदि मैं लूप के इंटरवल के अंदर 1000 वैल्यू से तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो 1000 बार चल जाएगा, वो तो 1000 की 1000 वैल्यू प्रिंट कर देगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि लूप के अंदर जैसे ही कोई एक वैल्यू अपने को 50 से बड़ी मिले, मुझे लूप रोकना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा? ब्रेक स्टेटमेंट के चलते ही ये लूप जो है ये एबनॉर्मली रुक जाएगा। एबनॉर्मली यानी कि इसका जो नॉर्मल फ्लो है उसके बाहर अपने को लूप एंड कर देगा, ठीक है, वो आगे की वैल्यूज़ के इंटरवल में नहीं चलाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इंटरवल मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है एल, ठीक है, रेंज, मैं रेंज फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। रेंज आपको समझ में आ गया है ना? तो मैं रेंज फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। मैंने लिखा रेंज, ठीक है, 1000। तो 1000 है, 1000 से क्या होगा? 0 से लेकर 999 तक की वैल्यू से रिटर्न करके देगा मुझे, ठीक है। अब मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1000, तो क्या होगा? आई में पहली बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इफ़ आई ग्रेटर देन 50 हो जाता है तो मुझे इस लूप को वहीं रोकना है। मैं क्या लिखूँगा? ब्रेक। नहीं तो नॉर्मली अपने पास हमारा प्रिंट है, प्रिंट करता रहेगा आई को।
ठीक है। ये क्या करेगा, पहली बार क्या है 0, 0 ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा इफ़ के अंदर वाला। और बाहर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ प्रिंट, तो बाकी लूप के स्टेटमेंट नॉर्मल चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ आई, तो आई के लिए 0 0 0 प्रिंट किया। फिर क्या होगा, लूप आई के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 50 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो फिर क्या चलेगा 1 प्रिंट हो जाएगा। 50 आएगा, 50 ग्रेटर देन 50 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो 50 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। डिबगिंग के लिए यूज़ में आता है, डिबगिंग के लिए कि आप प्रोग्राम जब चला रहे होते हैं या प्रोग्राम आप बना रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी मतलब एनोमली आ सकती है, ऐसा कोई यूज़र इनपुट में ऐसा कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो प्रोग्राम को मतलब क्या कह सकते हैं अपन की प्रोग्राम में कोई एबनॉर्मली स्टॉप कर दे या ऐसा कुछ आ जाए कि मान लो कोई, मैं एक डिवाइड बनाने का प्रोग्राम बना, मैं कैलकुलेटर बनाना उसमें लिख रहा हूँ मैं डिवाइड करना है, लेकिन कोई बंदा जो है 0 से डिवाइड करने का कोड दे देते उसको, मतलब कि इनपुट में 0 दे दे कि भैया 0 से डिवाइड करके बताओ। तो एक ये जो है ये गलत जो है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला है, तो ये एक अपने प्रोग्राम को क्या कर सकता है कि एबनॉर्मली टर्मिनेट कर सकता है कि ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिबगिंग एसर्ट वगैरह के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि कोई अगर यदि हम पहले चेक कर लें कि कोई 0 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं दे रहा, अगर कोई 0 दे रहा तो हम उससे खुद वार्निंग दे दें कि भैया यहाँ 0 इंटर मत करो, कुछ और वैल्यू इंटर करो। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू मैंने किसी यूज़र से मांगी वैल्यू और वो निगेटिव वैल्यू इंटर ना करें, तो मैं वहाँ चेक कर सकता हूँ कि वैल्यू निगेटिव तो नहीं है, अगर निगेटिव तो मैं उसे बता दूँ, एक एरर रेस कर दूँ कि भैया यहाँ पर निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ऐसे डिबगिंग वगैरह की जो प्रोग्रामर को पता चल सके, मतलब वो प्रोग्रामर को अपने दिमाग से वो सोच सके कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, एसर्ट है जो एक कीवर्ड है रिजर्व्ड, उसके बाद उसकी कंडीशन रहती है और उसके बाद एक मैसेज रहता है। ठीक है, दो चीज़ रहती है। कंडीशन अगर ट्रू है, ध्यान से सुनिए, कंडीशन अगर ट्रू है तो इस चीज़ का अपने प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसर्ट का। ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू है तो अपना प्रोग्राम नॉर्मली जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई, एसर्ट की यहाँ कंडीशन अगर यदि फॉल्स हो गई, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम इसके बाद का हमारा जो पाइथन है उसके बाद का एक भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा एसर्ट के बाद, चाहे कितने भी स्टेटमेंट लिखे हो। एसर्ट से पहले मान लो कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हो, यहाँ एसर्ट लिखा हुआ है और यहाँ बाद में कितने भी हजारों स्टेटमेंट हो, उससे हमें को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कंडीशन अगर यदि वो फॉल्स हो गई, यह कंडीशन अगर यदि फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसके बाद के जितने भी होंगे उनमें से कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगा, प्रोग्राम यहीं एंड हो जाएगा। और हमने जो मैसेज दिया था यहाँ पर, हमने जो भी मैसेज दिया था वो मैसेज यूज़र को दे देगा कि भैया आपने ये गलती करी है, ये सुधारो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर यदि कोई डिवाइड का बनाते हैं कि डिवाइड में 0 से डिवाइड करता है, तो क्या हमें उसे बताना चाहिए कि आप 0 इंटर नहीं कर सकते, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा हमारा एसर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। तो अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैं 2 नंबर इंटर में लेता हूँ यूज़र से, एक्स और वाई। ठीक है, मुझे दोनों इंटीजर में चाहिए तो मैं एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और वाई को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एसर्ट करता हूँ कि वाई जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर y 0 हो गया तो हमें मैसेज देना है। तो क्या मैसेज देना है कि यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे x बाई वाई। ठीक है। अब हम ये चला के देखते हैं कि हमारे इस कोड का क्या आउटपुट आता है। ठीक है। मैंने x में लिखा 20, y में लिखा 0, तो देखो हमारे पास क्या आया, एसर्शन एरर क्या आया, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। आप ध्यान से देखिएगा, एसर्शन एरर आया, क्या आया, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0।
यहाँ क्या हुआ, y में 0 आया, 0 नॉट इक्वल टू 0, क्या हुआ 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा था वो कुछ नहीं चलेगा, जो हमने मैसेज दिया था वो मैसेज हमें बता देगा ये कि भैया आपने ये गलती करी है, सुधारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी गलती सुधारते हैं भैया। हमने लिखा x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू हमने 2 लिखा, तो हमारा आउटपुट में क्या आया 10.0। तो अगर यदि ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन अगर यदि ट्रू है तो हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इस एसर्शन स्टेटमेंट से आगे का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और उसको जो हमने मैसेज दिया है उसको वो मैसेज हमें डिस्प्ले करके दे देगा कि ये गलती आपने करी है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे आप और भी ट्राई करिएगा एसर्शन के थ्रू, या डिबगिंग टूल है कि आप प्रोग्राम करते वक्त चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए मैंने कुछ, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप चेक ट्राई करिएगा। चेक नंबर इस इवन और ऑड, ये हम कर चुके हैं अभी सेशन में ही। आप बनाने, फिर भी आप बनाने की कोशिश करिएगा बिना देखा है। ठीक है, आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 के बीच में, तो 1 ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, ऐसा आपको कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, तो 99 तक आपको प्रिंट करना। 100 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, चेक नंबर इस प्राइम, प्राइम क्या होता है बता देता हूँ, आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। एक नंबर यदि मैंने दिया है x, ठीक है, या हम पहले एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है 8, अगर यदि ये नंबर 1 से लेकर 8 तक, जितने भी जो भी नंबर दिया हमने x, तो 1 से लेकर x तक या 1 से लेकर 8 तक जो भी है, उसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कितने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उनमें से अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है 1 और 8 को छोड़कर, 8 है तो वो 1 और 8 को छोड़कर बीच में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर क्यों कहलाएगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, 8 के कितने 2 फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 है 2 है 4 है और 8 है, तो ये 2 और 4 से बीच में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर प्राइम नहीं है। जैसे हमारे पास नंबर है 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते। तो वो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 1 और 13 को, 1 और x, ऐसा एक नंबर x 1 और x को छोड़ के अगर यदि किसी और नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 1 और x के बीच में, तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा। तो आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, तो आपको लूप लगाना है, आपको चेक करना है 1 से लेकर x तक किस वैल्यू से वो डिवाइड हो रहा है, बीच में क्या बीच में हो रहा है, तो आप प्रिंट करेंगे कि वो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है लास्ट तक तो आप प्रिंट करेंगे वो नंबर प्राइम है। ठीक है, आपको 13 की टेबल प्रिंट करनी है, 13 26 वगैरह। ठीक है, 13 26 ऐसे आपको 10 टाइम्स या जितने भी आप लूप में एंट्री करना चाहें, आप यूज़र से इनपुट ले लीजिएगा कि आपको कितने टाइम प्रिंट करवाना है। 13 की 20 टाइम कराना है, 30 टाइम कराना है, 50 टाइम करवाना है, आप यूज़र से इनपुट लेकर मल्टीपल चीज़ें ट्राई करिएगा। फैक्टोरियल क्या कहलाता है, फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ, आप प्रोग्राम बनाइएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर दिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, पढ़ा होगा भी आपने, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5, वो नंबर दिया चलना 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल दिया तो क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब आपको उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। ठीक है, 100 का दिया है तो क्या होगा, 100 का फैक्टोरियल क्या होगा 100 × 99 × ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आप कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप इसको भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सब लूप से बनेंगे प्रोग्राम, लूप और इफ एल्स भी यूज़ होंगे बीच में, इसमें बीच में इफ एल्स यूज़ होगा लूप के साथ। ठीक है, इसमें नहीं होगा, ये लूप से बन जाएगा, ये लूप से बन जाएगा, इसमें इफ एल्स बीच में यूज़ कर सकते हैं आप, बिना इफ एल्स भी बना सकते हैं। ये एक इफ एल्स का सिंपल सा प्रोग्राम है, आप ये कोशिश करिएगा बनाने की। ठीक है, मैंने बहुत सारे सिंटेक्स समझाए हैं, तो आप ट्राई करिएगा कि आप कहाँ कौन सा लॉजिक कौन सा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात। उसके बाद और कुछ भी पैटर्न दिए हैं मैंने। ठीक है, ये पैटर्न भी आप प्रिंट करने की कोशिश करिएगा, आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल सा स्टार पैटर्न ये रहा है, आपको पहली लाइन में सिंगल स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 4 स्टार। ये आप लूप से करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, लूप से करना है, आपको पूरे लूप से लॉजिक लिख के प्रिंट करना है। यहाँ पर क्या है, पहले 3 अंडर ये माइनस साइन प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 माइनस 2 स्टार, फिर सिंगल माइनस 3 स्टार, फिर 4 स्टार। तो आपको ये पैटर्न भी प्रिंट करना है। आप लॉजिक लगाएगा किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, आप कंडीशन लगाइएगा, इफ एल्स वगैरह लगाइएगा लूप के अंदर, तो ये पैटर्न आसानी से प्रिंट हो जाएगा आपका।
ये नंबरिंग के ऊपर बेस्ड पैटर्न है। पहली लाइन में 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन में 1 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। आप फिर लूप फिर कंडीशंस लगाइएगा कि आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये पैटर्न जो है ये सेम कंसेप्ट बेस्ड है। जब आप यहाँ पर लूप लगाएंगे तो आपने जो लूप यहाँ पे लगाएंगे उन्हीं लूप को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे तो ये वाला भी नीचे वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, एक हाफ, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। तो आप ये नीचे वाला और ऊपर वाला आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर इफ एल्स की कंडीशन लगेगी लूप के अंदर कि यहाँ 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, तो यहाँ कुछ पहले 2 स्टार है, फिर पहले 2 अंडर स्कोर है, माइनस साइन है, और उसके बाद फिर स्टार है, फिर 2 माइनस साइन है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर माइनस साइन है, फिर 3, फिर एक माइनस साइन, फिर यहाँ 5 हो, फिर ये सेम पैटर्न और ये सेम पैटर्न है यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में। तो आप लूप में लगाइएगा किस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं, किस तरीके से आप लूप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अपन इन जो प्रॉब्लम्स है अगर आपसे नहीं भी बनती है तो हम इसका एक अलग से सेशन लेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इनका सॉल्यूशन में डिस्कस करूँगा कि आप किस तरीके से लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे बनती है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने C++ पढ़ी है तो आप जल्दी लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप कोशिश करिएगा सिंपल सिंपल तो बनाने की कोशिश करिएगा, कॉम्प्लेक्स ना भी बने तो ये सिंपल और ये सिंपल तो आप ज़रूर प्रिंट करिएगा, ठीक है। और जो पुराने मैंने प्रोग्राम दिए हैं उनमें से ये तो सारे ही सिंपल प्रोग्राम से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और भी मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको हम अपलोड करवा देंगे कहीं भी वेबसाइट वगैरह पे या फिर कहीं भी ऐप पर। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत सारे, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।